सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 में ज्ञान सागर की पुस्तक का 16वां पाठ हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है देशभक्त पुरु। तो ये एक नाटक विधा में लिखा हुआ है। ये एक नाटक है और इसके रचयिता जो हैं वो प्रोफेसर CJ दासवाणी और डॉक्टर राम प्रकाश सिंह हैं। तो ये इसके दो रचयिता हैं जिन्होंने इस नाटक को लिखा है। और इस नाटक का पहला दृश्य जो है बेटा, वो दिखाया गया है राजा पुरु का दरबार। राजा पुरु यानी जैसे आपको पता है कि पोरस जो था, जो पोरस था उसका नाम यहाँ पर पुरु है। और उनका जो राज्य था, उनका उस समय का चित्रण यहाँ पर किया गया है जब सिकंदर उसके राज्य पर हमला करने आ रहा था, यानी उसके राज्य पर चढ़ाई करने के लिए सिकंदर आ रहा था। जो पुरु का राज्य था वो उसको पुरुवास भी कहा जाता है और वो झेलम नदी से चेनाब नदी के आसपास का, उसके बीच का सारा एरिया उसी के राज्य में आता था। इसका जो मतलब इसका काल बताया जाता है कि किस काल के बीच में इसका राज्य रहा था, तो वो 340 ईस्वी पूर्व से लेकर 315 ईस्वी पूर्व तक वो माना जाता है। आज जो लाहौर का एरिया है वो उसकी राजधानी हुआ करता था। और यहाँ पर सिकंदर का दिखा रखा है कि सिकंदर उस पर युद्ध करने के लिए, उनकी चढ़ाई करने के लिए आ रहा था। सिकंदर एक यूनानी वो सम्राट था। और जब वो यहाँ पर आया था, यानी जब वो भारत में आया था, तो उसने तक्षशिला, अभिसार, ये सारा एरिया उसने अपने राज्य में मिला लिया था, यानी उसको जीत लिया था। और उसके बाद उसने 326 ईस्वी पूर्व के पर उसने इस यहाँ पुरु के राज्य पर आक्रमण किया था। और उस बीच में जो पुरु का राज्य था उसमें एक सेल्यूकस उसका सेनापति है, जो इसका सिकंदर का सेनापति बताया जाता है। वो काफ़ी मतलब बहुत ही बहादुर और बहुत ही वीर सेनापति था। आखिर जब ये था सिकंदर की मौत हुई थी, तो जब यानी उसकी मृत्यु हुई, तो सिकंदर का राजपाट था वो दो लोगों के बीच में डिवाइड कर दिया गया था, दो लोगों में बांटा गया था। एक इसका सेनापति जो सेल्यूकस था इसके बीच, और दूसरा एक टालमी था वो उसके बीच। तो सेल्यूकस को ईरान, मेसोपोटामिया, ये वाला राज्य उसको मिला था। बाद में जब दोबारा से सेल्यूकस भी भारत में आया था, यानी उसने भारत पर भी चढ़ाई की थी जब चंद्रगुप्त मौर्य का राजकाल था, तो उसमें सेल्यूकस ने भी चढ़ाई की थी। तो यहाँ पर इस पाठ में यानी इस नाटक में हमारा दिखाया गया है सिर्फ पोरस का यानी पुरु का और सिकंदर का। तो उनके बीच के संवाद, उनके बीच का वो स्थिति का वर्णन किया गया है, वो दृश्य दिखाया गया है जब सिकंदर उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। तो इसमें जो पहला दृश्य दिखाया गया बेटा, वो यहाँ पर राजा पुरु के दरबार का दिखाया गया है कि वहाँ पर मंत्री, सेनापति और दरबारी थे, सब लोग चिंतित हुए बैठे थे, सब लोग बड़ी चिंता मगन थे। और एक सैनिक उस टाइम, एक सैनिक का प्रवेश होता है, यानी उसके दरबार में एक सैनिक आता है। ये यहाँ पर जैसे पिक्चर में इसमें दिखा रखा है कि राजा पुरु है वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और एक जो सैनिक है वो बाहर से आ रहा है। तो यहाँ पर जो राजा पुरु थे वो अपने सैनिक की ओर देखकर कहते हैं, वो पहले उसकी तरफ देखते हैं फिर कहते हैं, कहो सैनिक, क्या समाचार है। अब सैनिक कहता है, समाचार अच्छा नहीं है महाराज, यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है। यानी जो सिकंदर की सेना थी वो सिंधु नदी को पार कर चुकी थी, वह तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। महाराज, यह भी समाचार है कि तक्षशिला के राजा आम्बी सिकंदर के साथ में मिल गए हैं। जो आम्बी थे वो तक्षशिला का राजा था और उसने अपनी हार मान ली थी, पहले ही उसके सामने सरेंडर कर दिया था, वो उसके साथ में मिल गया था। आम्बी जो था वो इसका सिकंदर के साथ मिल गया था, क्योंकि वो पहले ही डर गया था कि मैं सिकंदर से जीत नहीं पाऊंगा, और उसने उसके साथ में सुलह कर ली थी, संधि कर ली थी। फिर दूसरा जो इसमें संवाद है पुरु का, सैनिक को बाहर जाने का इशारा करते हुए, वो जब सैनिक उसको खबर दे देता है कि वहाँ पर जो यूनानी सेना है वो सिंधु पार कर चुकी है, तो जो पूरे समाचार देने के बाद जो पुरु है, राजा पुरु, वो उस सैनिक को बाहर जाने का इशारा करते हैं कि तुम बाहर जा सकते हो। और महामंत्री और सेनापति की ओर देखता है, जो उसके सेनापति थे और महामंत्री थे उनकी तरफ देखता है। हम जानते थे कि अम्बी ऐसा ही करेगा, वह देशद्रोही है। यहाँ पर अम्बी को देशद्रोही माना गया है क्योंकि उसने अपने देश के साथ में द्रोह किया था।
यानी अपने देश के खिलाफ उसने षड्यंत्र किसके साथ मिलकर रचा? इसके सिकंदर के साथ में। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा, यानी सिकंदर को तो हम लोग दंडित करेंगे ही, साथ साथ हमें अम्बी को भी दंडित करना है, उसको भी दंड देना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि उसने देशद्रोह किया था। उसने एक विदेशी उसके नागरिक के साथ में मिलकर, विदेशी एक सम्राट के साथ में मिलकर अपने देश के खिलाफ उसने एक षड्यंत्र रचा था। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। महामंत्री, आसपास के और मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेज दो। तो यहाँ पर वो आसपास के जितने भी पड़ोसी राज्य थे वो उसके साथ में युद्ध करने के लिए, यानी जो सिकंदर के खिलाफ, वो भी उसके साथ खड़े हो जाए, इसलिए वो युद्ध का निमंत्रण उनके पास भेजते हैं। महामंत्री, जो आज्ञा महाराज। पुरु, एक और बात पुरु, एक और बात, उनसे कहना कि अब आपस में लड़ने का समय नहीं है। वे पिछली बातें भूल जाएं। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है, हमें मिलकर उसे हराना है। भले ही वह पूरी दुनिया जीत ले, जब तक हम हैं भारत को नहीं जीत सकता। यानी सिकंदर जो था वो पूरी दुनिया में अपना राज्य चाहता था, वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, ये उसका मकसद था। लेकिन जो पुरु है वो कहते हैं कि भले ही वो पूरी दुनिया में तो वो जीत हासिल कर सकता है, लेकिन वो भारत को नहीं जीत सकता। तो इस पर जो सेवक है, फिर एक सेवक का प्रवेश दिखा रखा है। प्रवेश, वो अंदर आता है एक सेवक और कहता है, महाराज की जय हो, सिकंदर का दूत आया है। पुरु, उसे अंदर ले आओ। ये यहाँ पर इस पिक्चर में सिकंदर का दूत दिखा रखा है। दूत का प्रवेश, वह झुककर राजा को सलाम करता है। पहले, पुरु, कहो दूत, हमारे लिए तुम्हारे सम्राट का क्या संदेश भेजा है? उसने सिकंदर का क्या समाचार वो लेके आया है वो पूछता है। दूत कहता है, महाराज, सम्राट ने कहा कि वे दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। क्योंकि वो एक यूनान का सम्राट था, तो वो कहा कि वो दुनिया जीतने के लिए यहाँ पर आए हैं। वे निर्दोष जनता का खून नहीं बहाना चाहते। उनकी यह इच्छा है कि आप भी आम्बी की तरह उनसे सुलह कर ले, उनसे संधि कर ले, ताकि लड़ाई भी ना हो और आपकी गद्दी भी बची रहे। पुरु, और यदि हम उनकी बात ना माने तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। ठीक है, क्योंकि दूत कहता है, दूत को संदेश क्या था कि अगर वो हमारी साथ संधि करने के लिए, राजा पुरु हमारे साथ संधि करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो वो लड़ाई के लिए तैयार रहे, हम उन पर हमला कर देंगे। ये सिकंदर का उस पर एक मैसेज था, सिकंदर ने अपने दूत के हाथों जो संदेश भिजवाया था। तो पुरु कहते हैं, दूत, अपने सम्राट से कहना कि हम उसे हारना सिखा देंगे। अब लड़ाई के मैदान में ही हम उसका स्वागत करेंगे। दूसरा दृश्य, ये एक नाटक है, तो वो एक पहला दृश्य था, अब एक दूसरा दोबारा से एक दृश्य शुरू होता है, एक दूसरा कहीं और नज़ारा वो दिखाते हैं। तो कहाँ का दिखा रहे हैं? वो सिकंदर के दरबार का दिखा रहे हैं। अब तक पुरु के दरबार का नज़ारा था, दृश्य था, और अब सिकंदर के शिविर का दिखा रहे हैं कि सिकंदर ने जो अपना शिविर लगा रखा था उसमें वो क्या बातचीत हो रही है। तो सिकंदर वहां पर बैठा हुआ होता है और पास में आम्बी और सेल्यूकस बैठे हुए होते। आम्बी, जैसे कि आपको पता है, तक्षशिला का राजा था जिसने संधि कर ली थी, जिसने सुलह कर ली थी इसके साथ, और सेल्यूकस जो था वो सिकंदर का सेनापति था। दूत का प्रवेश होता है, दूत अंदर आता है और झुककर उसको सलाम करता है, सम्राट की जय हो। सिकंदर, आओ दूत, हमारा संदेश पुरु तक पहुंचाए। दूत, पहुंच गया सम्राट। सिकंदर, हम जवाब सुनना चाहते हैं, यानी जो सिकंदर उसने पुरु ने बोला उसका वो उत्तर जानना चाह रहा था कि उसने क्या जवाब दिया है उसको। दूत कहते हैं, सम्राट, पुरु लड़ाई के मैदान में हमारा स्वागत करेंगे। सिकंदर, क्या वे नहीं जानते कि हमारी सेना कितनी बड़ी है? दूत, सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार है। सिकंदर, सेल्यूकस सिपाहियों को कूच का आदेश दो, यानी युद्ध पर जाने का आदेश दो, पुरु को सबक सिखाना होगा। सेल्यूकस कहता है, जो आज्ञा सम्राट। अब ये यहाँ हमारी पिक्चर में जो दिखा रखे हैं, सेल्यूकस है, जो सामने ये दिखा रखा है, ये सिकंदर है जो अपने उनको आज्ञा दे रहा है। फिर तीसरा दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है।
कि झेलम के किनारे यूनानी सेना का शिविर, यानी वो लोग वहां से निकल के अपना शिविर उन्होंने कहाँ लगा दिया है, अभी झेलम नदी के किनारे लगाया है। और झेलम उस समय जो सेना का वहां पर, सिकंदर की सेना वहां पर डेरा डाले हुए थी, तो वहां पर नदी के जो था उसका बहाव भी बहुत तेज था, और उसकी जो नदी थी वो काफी चढ़ी हुई थी, पानी का जो था उसका काफी चढ़ाव था उधर, और तेज पानी बरस रहा था क्योंकि बहुत तेज बारिश थी उस टाइम। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, क्योंकि जो बारिश थी वो बहुत तेजी पे थे, जोरों पे थी उस टाइम। तो मंच पर प्रकाश होता है, यानी वो सारा का सारा क्या है, दृश्य ऐसा दिखा रखा है जैसे वो बाहर बारिश हो रही है, तो वहां पर एक प्रकाश दिखाया जाता है, और सिकंदर जो होता है और सेलूकस के बीच की बातचीत वहां पर दिखाई जाती है। तो सिकंदर उससे कहता है, 2 महीने हो गए, हमारा एक भी सिपाही नदी पार न कर सका। यह हमारी हार है सेलूकस, हार है। सेलूकस बोलते हैं, सम्राट, बरसात के दिन है, झेलम चढ़ी हुई है और हमारे सैनिक घबराए हुए हैं, क्योंकि पुरु के पास जो हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज थी, इसलिए जो इसके सिकंदर के थे वो सैनिक सारे घबरा गए थे। हमारे सैनिक हाथियों का मुकाबला करने से डर रहे हैं। तो सिकंदर कहते हैं, सिकंदर के जीते जी उनके जवानों में कैसा डर, डरने से अच्छा है हम इस झेलम में डूब मरे। एक सिपाही तभी अंदर आता है, तो सिपाही राजा को, इसको सम्राट को सलाम करता है, महाराज की जय हो, राजा आम्बी आपसे मिलना चाहते हैं। सिकंदर कहते हैं, उन्हें आदर के साथ ले आओ। सिपाही जाता है और थोड़ी देर में आम्बी अंदर आता है। आम्बी आकर कहता है, प्रणाम सम्राट। सिकंदर, आइए राजा आम्बी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हमारे जवान पुरु के हाथियों से घबराए हुए हैं, लगता है लड़ाई का विचार करेंगे। अब यहाँ पर है, आम्बी आप न, ये बता रहे हैं कि आम्बी आप ऐसा न सोचे, ये आम्बी कहता है जो तक्षशिला का राजा है, आप ऐसा न सोचे सम्राट, यह वर्षा हमारे लिए वरदान है, क्योंकि दलदल और जो गिल्ली मिट्टी होती है, गिल्ली जो जमीन होती है, उस पर हाथियों के पाँव नहीं रुक पाते। तो ये उसको बोल रहा है कि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही है कि उसकी इतनी बड़ी सेना है, उसकी सेना में जितने हाथी हैं वो बारिश के जगह पर, वो उस दलदली भूमि पर वो काम नहीं कर सकते, वो चल नहीं सकते। तो ये तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वरदान ही साबित हो रहा है। कल का दिन आपकी विजय का दिन होगा, आप सेना को कूच का आदेश दो, यानी उनको लड़ाई के लिए तैयार करो, लड़ाई के लिए भेज दो। सिकंदर, आदेश देने के लिए, आदेश देने से क्या होगा, सेना झेलम कैसे पार करेगी। आम्बी कहता है कि सम्राट, यह मेरे ऊपर छोड़ दो, यहाँ से थोड़ी दूर एक नदी के बीच में एक टापू है, यानी एक ऐसी जगह है जो पानी से घिरी हुई है, यानी एक ऐसा टीला टाइप तो टापू है, उसमें उसने उस जगह का पता बताया जहाँ से नदी का बहाव बहुत कम था, वहां से कम गहरी थी, वो नदी बहुत कम गहरी थी, और वहां से आसानी से जो इसकी सेना थी सिकंदर की, तो उसने वहां से उस नदी को पार कर लिया था। तो ये एक तरह से उसका देशद्रोही था, जिसने एक सिकंदर की, उसकी सिकंदर एक विदेशी सम्राट की हेल्प की, उसकी मदद की, और अपने राजा को हराने के लिए। तो सिकंदर वहां पर कहता है कि वो सेलुकस, सेना को कूच का आदेश दो, मेरा घोड़ा ले आओ। फिर ये चौथा दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि रात का समय था, मंच पर काफी अंधेरा दिखाया गया है, पर्दे के पीछे पुरु के सोते हुए सैनिकों पर सिकंदर की सेना ने आक्रमण कर दिया था, क्योंकि वो उस जगह से आए थे एक जहाँ पर पानी कम था, तो उसकी सेना जो थी वो झेलम नदी पार कर ली थी सिकंदर की सेना ने, और उसने पुरु के रात को अंधेरे में ही बिना किसी बताए या बिना पहले किसी संदेश के उन्होंने उस पर, पुरु की सेना पर सोते हुए को आक्रमण कर दिया था, सोते हुए सैनिकों पर, और लोग चीखने चिल्लाने लगे, हाथी घोड़ों की काफी आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में सिकंदर जिंदाबाद का नारा गूंजने लगा, क्योंकि उसने वो जो सैनिक थे वो सोते हुए बहुत सारे सैनिकों को मार डाला था, और जो राजा पुरु था उसको बंदी बना लिया था, उसको पकड़ लिया था। अब उसके बाद जब उसको उसके राज दरबार में पेश किया जाता है, जब सिकंदर उसको वो बंदी बनाकर लेके आते हैं राजा पुरु को, तो सिकंदर कहते हैं, आइए राजा पुरु, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देख ली होगी। तो पुरु उसमें गर्व से कहते हैं, बहुत मतलब वो एक तरह से बड़े उसके साथ अकड़ कर कहते हैं, बड़े गुरूर के साथ उनको कहते हैं, बड़े गर्व के साथ कहते हैं, वीरता, वीरता नहीं, धोखा जरूर देखा है। रात में चोरों की भांति आक्रमण करना
सिकंदर को ही शोभा देता है। सिकंदर युद्ध युद्ध है राजा पुरु, वहाँ न्याय और धोखा नहीं देखा जाता, बस अपनी बहादुरी की तारीफ करते हैं। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। मैंने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी। यानी अंधेरा था, अचानक से उन पर हमला हो गया था, लेकिन फिर भी राजा पुरु जो था वो उनके साथ काफी देर तक लड़ता रहा। और ये कुछ ऐसा भी बताया जाता है बेटा कि इस युद्ध में जो राजा पुरु था, कई जगह ऐसे प्रमाण मिले हैं कि उस युद्ध में पुरु को नहीं हराया गया था, पुरु की हार नहीं हुई थी, बल्कि सिकंदर की हार हुई थी। ये जो उसका जितना भी मतलब ये बताया जा रहा है कि भाई सिकंदर की जीत हुई थी, ये ज्यादातर जो ग्रीक के हैं यानी यूनान के जो वो राइटर हैं, वहाँ के जो लेखक हैं जिन्होंने वो लिखा हुआ था, तो उन्हीं के लेखन में ये पाया गया है कि सिकंदर की जीत हुई थी। लेकिन कुछ भारतीय विद्वानों का माना गया है कि मानना था कि उस समय पुरु की जीत हुई थी। लेकिन ये जो था सिकंदर, ये अपने साथ कई ऐसे विद्वानों को रखता था, कुछ ऐसे लेखकों को रखता था जो उसकी ही तारीफ में, उसकी ही प्रशंसा में लिखते रहते थे। तो उनके के अकॉर्डिंग मतलब ये था, यूनानी जो थे दार्शनिक थे या यूनानी जो लेखक थे, उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार सिकंदर की जीत हुई थी। लेकिन इसका कोई सॉलिड, कोई अच्छा प्रूफ नहीं मिला है, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि उसकी हार हुई हो। तो यहाँ उन्होंने दिखा रखा है कि फिर उसको पकड़ लिया गया था। तो पुरु स्वाभिमान के साथ कहता है, क्योंकि इसने पूछा सिकंदर ने कि तुम्हारे साथ अब क्या व्यवहार किया जाए, तो सिकंदर ने बड़े ही स्वाभिमान के साथ किया था, कहा था कि जैसा दूसरे राजाओं के साथ किया जाता है वैसा ही व्यवहार मेरे साथ होना चाहिए। आम्बी कहते सिकंदर से, सुना सम्राट, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई, यानी उसमें घमंड नहीं खत्म हुआ। आम्बी का कहना था कि ये बंदी तो बना लिया लेकिन इसका घमंड खत्म नहीं हुआ है। सिकंदर कहते गुस्से से, आम्बी आप बहादुरों की इज्जत करना नहीं जानते। पुरु से, हम आपका जवाब सुनकर बहुत खुश हुए, ऐसा जवाब एक बहादुर ही दे सकता है। राजा पुरु आप कैद से आजाद है, हम आपको आपका राज्य आपको वापस करते हैं। आम्बी कहता है, क्योंकि आम्बी को उस टाइम क्या लालच दिया गया था कि इसका जो राजा पुरु का राज्य है वो तुम्हें सौंप दिया जाएगा, तो इसलिए आम्बी उस पर रोक लगाता है, उसको कहता है, आवाज उठाता है उनके विरुद्ध कि मगर सम्राट आपने यह राज्य मुझे देने का वादा किया था, यह धोखा है। सिकंदर उसको कहता है कि आप भी अपनी औकात समझो, अपनी हैसियत में रहो, धोखा मैंने नहीं तुमने अपने देश के साथ किया है। देश के गद्दारों को सीख देना यूनानी खूब जानते हैं, यानी तुमने अपने देश के साथ गलत किया है तो तुम्हारे साथ अच्छा कैसे हो सकता है। अब आप जा सकते हैं, उन्होंने राजा पुरु से कहा, अब आप जा सकते हैं महाराज पुरु, आज से हम आपके दोस्त हैं, मैं वचन देता हूँ कि ये दोस्ती जीते जी कायम रहेगी। तो ये सिकंदर थे, उनके वचन यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये हमारा था बेटा पाठ, और जिसके ये नीचे इसके लेखक दे रखे हैं, यानी हमारे नाटक के लेखक कौन है, ये प्रोफेसर CJ दासवानी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। तो ये इसके ऑथर हैं, लेखक हैं। तो ये आपका हो जाता है बेटा इसमें पाठ। आप लोग इसका पठन करिए, एक बार दोबारा से आपको इसको पढ़ के देखना है आपको। थैंक यू।